बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ खिज़र अहमद उसामा एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। जैसा कि आप जानते हैं एमके प्रिपरेशन कंप्यूटर साइंस की एक नई लेक्चर सीरीज लेकर आया जिसमें हम बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से बेसिक से स्टार्ट करके एडवांस लेवल तक जाएंगे। तो इसी सिलसिले का एक नया सेशन आज हम स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम बात करेंगे कंप्यूटेशनल थिंकिंग की। कंप्यूटेशनल थिंकिंग वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है जिसकी बेस पर कंप्यूटर वर्कआउट करता है। कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग, उसके एल्गोरिदम्स और उसकी जितनी भी फ्लो चार्ट्स हैं, उसके सोचने का जो अंदाज है या उसका जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का प्रोसेस है, उसके पीछे बेसिक्स क्या है, आज हम वो सारे डिस्कस करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग लेट्स डिस्कस व्हाट इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच क्या होती है? ये असल में एक ऐसा प्रोसेस है जो हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रेफर करते हैं, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सजेस्ट करते हैं कि ये एक प्रोसेस हो सकता है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। ये प्रॉब्लम जरूरी नहीं है कि कोई कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम ही हो या कोई साइंटिफिक प्रॉब्लम ही हो, ये कोई भी बेसिक सी डेली लाइफ की प्रॉब्लम भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल इफ यू वांट मेक अ टी, अगर आप चाय बनाना चाह रहे हैं तो ये भी एक कंप्यूटेशनल थिंकिंग के नजर से एक प्रॉब्लम है। तो आप अगर इस चाय बनाना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे? आप सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसे किसी यूटेंसिल में डालेंगे, उसके बाद उसको गैस स्टोव पे रखेंगे, गैस स्टोव ऑन करेंगे और उसके बाद उसको बॉयल करने तक आप उसको बॉयल करवाएंगे, फिर उसको स्टेन करके उसको बाहर निकाल लेंगे, फिर उसको कप में डालेंगे और आपकी चाय तैयार हो जाएगी। अब देखिए एक जनरल सा प्रॉब्लम है चाय बनाना, बट इसके लिए भी आप एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में होकर गुजरे हैं। इसी को ही कंप्यूटेशनल थिंकिंग कहते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच कहते हैं। जैसे अगर आप कोई नंबर्स के वाले से बात करें, आप दो नंबर्स को ऐड करना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे? दो नंबर्स की इनपुट लेंगे, एडिशन प्रोसेस को करेंगे और फिर उसका जो रिजल्ट है, सम है, वो उसको डिस्प्ले कर देंगे। तो एज यू कैन सी सिंपलेस्ट प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने के लिए आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में होकर गुजरते हैं। दिस इज कॉल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। नाउ डिस्कस व्हाट इज अ कंप्यूटेशनल थिंकिंग। कंप्यूटेशनल थिंकिंग इज अ सेट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस दैट इंक्लूड्स several characteristics and perspectives कि आप किसी उस प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस के अंदर जो आप कैरेक्टरिस्टिक्स को, जो आप प्रोसीजर्स को या जो भी आप टेक्निक्स को अपनाते हो, वो सारी की सारी कंप्यूटेशनल थिंकिंग कहलाती है। ये एक ऐसा तरीका, ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसको कंप्यूटर्स, इंसान या दोनों आसानी से समझ सकें। कंप्यूटेशन थिंकिंग का मकसद ही है कि हम उसको ऐसे डिजाइन करते हैं। ऑब्वियसली अगर आप कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, कोई प्रोग्रामर है, वो ऑब्वियसली एक इंसान ही होगा, और अगर इंसान अपना कोई मैसेज या अपनी कोई थॉट कंप्यूटर को डिलीवर करना चाह रहा है तो दोनों के दरमियान सिंक्रोनाइजेशन होना बहुत जरूरी है। दोनों के दरमियान लैंग्वेज जो है वो सिमिलर होनी चाहिए। तो जो कंप्यूटेशनल थिंकिंग है, ये प्रोसेस जो है अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए बोथ फॉर ह्यूमन एंड कंप्यूटर्स। अब यहाँ पर चार फंडामेंटल स्टेप्स हैं कंप्यूटेशनल थिंकिंग के थ्रू प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। चार बेसिक स्टेप्स हैं जो कंसीडर किए जाते हैं किसी प्रॉब्लम को कंप्यूटेशनल थिंकिंग के अकॉर्डिंग जो है वो सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट वन इज डीकंपोजिशन। अब डीकंपोजिशन में क्या होता है कि हम बड़े प्रॉब्लम को छोटे छोटे चंक्स में, छोटे प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते हैं और फिर उस छोटे छोटे प्रॉब्लम्स का सलूशन निकालकर उन सारे सॉल्यूशंस को मर्ज करके बड़े प्रॉब्लम का सलूशन निकालते हैं। फॉर एग्जांपल एज वी डिस्कस अर्लियर, अगर आप चाय बनाना चाह रहे हैं, एक बड़ा प्रॉब्लम है चाय बनाना, तो आप उसके छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल आप इंग्रेडिएंट्स अरेंज करते हैं, ये एक प्रॉब्लम है। फिर आप उन इंग्रेडिएंट्स को यूटेंसिल में डालते हैं, ये दूसरा प्रॉब्लम है। उसके बाद तीसरा छोटा प्रॉब्लम क्या होगा? आप उसको स्टोव में रख के स्टोव को ऑन करते हैं। उसके बाद चौथा प्रॉब्लम क्या होगा? आप उसके बॉयल होने तक का इंतजार करते हैं। पांचवा प्रॉब्लम क्या होगा? आप उसको स्टेन करके कप में डालते हैं। अब आपने क्या किया? चाय बनाने के एक बड़े क्वेश्चन को छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड किया और फिर उन छोटे चंक्स के जो सॉल्यूशंस थे, वो सारे सॉल्यूशंस कंबाइन होकर बड़े प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो बन गए, और इस प्रोसेस को कहते हैं डीकंपोजिशन। उसके बाद पैटर्न रिकॉग्निशन, ये सेकंड जो इंपॉर्टेंट चीज है कंप्यूटेशन थिंकिंग में कि आप
पैटर्न ढूंढने की कोशिश करते हैं। आपके सामने जो प्रॉब्लम आया है, आप कोशिश करते हैं कि आप उसमें से कोई पैटर्न, कोई सीक्वेंस, कोई इस तरह की चीजें ढूंढें जो इससे पहले किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में मौजूद हो, या उनमें कुछ ऐसी चीज ढूंढने की कोशिश करें जिनको सम अप करने से उस चीज को मजीद सिंपलाइज किया जाए। इसको हम पैटर्न रिकग्निशन कहते हैं। और उसके बाद जो तीसरा इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन में आप क्या करते हैं, आप जनरल प्रिंसिपल्स को या उन पैटर्न्स को, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो नेसेसरी हैं, सबसे पहले आप उनको फोकस करते हैं, और जो इररेलेवेंट डिटेल्स हैं उनको इग्नोर कर देते हैं। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको आप एब्स्ट्रैक्ट करते हैं, उसके ऊपर आप फोकस करते हैं, इसको एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। और गैर जरूरी मालूमात को उनको आप इग्नोर कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, ये एब्स्ट्रैक्शन कहलाता है। और देन लास्ट में जब आप एब्स्ट्रैक्ट कर लेते हैं, आखिरी स्टेप है एल्गोरिदम डिजाइन करना। अब व्हाट इज एन एल्गोरिदम? एल्गोरिदम स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। आप एल्गोरिदम के अंदर जो आप एब्स्ट्रैक्ट कर चुके हो प्रॉब्लम को, आप उसका स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन जो है वो प्रपोज करते हैं, और उस एल्गोरिदम की एग्जीक्यूशन से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो ये 4 मेन स्टेप्स हैं कंप्यूटेशनल थिंकिंग के अंडर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो इन चीजों को अगर हम लाइन अप कर लें तो हम छोटा सिंपल से सिंपल प्रॉब्लम से लेकर जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। ओके जी, अब बात करते हैं एल्गोरिदम्स की। तो एल्गोरिदम क्या है? एल्गोरिदम जो है वो एक फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज है जो प्रोसीड करता है टू गेटिंग अ टास्क डन और टू डिजायर्ड आउटपुट फ्रॉम अ गिवन इनपुट। ये एक सीक्वेंस है उस प्रोसेस का जो आपकी डिजायर्ड आउटपुट को प्रोड्यूस करता है। आपकी गिवन इनपुट के अकॉर्डिंग आपकी डिजायर्ड आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है उसको हम एल्गोरिदम कहते हैं। अब यही एल्गोरिदम है जो किसी सिंपलेस्ट टास्क को से लेकर किसी कॉम्प्लेक्स टास्क को सॉल्व करने का एक प्रोसेस जो है वो कंप्यूटर को डिफाइन करता है। अब एल्गोरिदम लिखने के रूल्स क्या है? यहाँ पर कुछ रूल्स लिखे हुए एल्गोरिदम लिखने के लिए। इट शुड बी क्लियर, एग्जैक्ट एंड वेल डिफाइंड। ये क्लियर होना चाहिए, नो एम्बिग्विटी, कोई उसमें उभाम नहीं होना चाहिए। एग्जैक्ट होना चाहिए, जो बिल्कुल अलाइन हो आपके प्रॉब्लम के साथ, और वेल डिफाइंड, क्लियरली एक्सप्लेन, क्लियरली डिफाइंड हो कि आपका इनपुट क्या है, आपका प्रोसेस क्या है, और आप उससे क्या आउटपुट रिक्वायर्ड करते हैं। इट शुड बी always begin with the word start and end with the word stop। ये क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं स्टार्ट और स्टॉप की, जो आपको डिफाइन करती हैं कि आपका एल्गोरिदम किस पॉइंट से स्टार्ट होगा और किस पॉइंट पर स्टॉप होगा। उसके बाद नेक्स्ट, ईच स्टेप इन एन एल्गोरिदम शुड बी रिटन इन अ सेपरेट लाइन। एल्गोरिदम में हम हर प्रोसेस को, हर स्टेप को अलग अलग लाइन में लिखते हैं। स्टेप शुड बी नंबर्ड एज स्टेप 1 2 3 4 एक्सेट्रा। जितने भी आपके स्टेप्स होंगे आप उनको 1 2 3 करके लेबल करेंगे। अब हम कुछ एल्गोरिदम की एग्जांपल देखते हैं, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ। लाइक यहाँ पर हमारे पास पहला एल्गोरिदम है, राइट एन एल्गोरिदम टू गो फॉर पिकनिक विद योर क्लासमेट्स। आप अपने क्लासमेट्स के साथ पिकनिक पे जाना चाहते हैं तो उसका एल्गोरिदम लिखें। तो वही जैसे हम देखें, आपने सबको अलग अलग लाइन में लिखा है, स्टेप के साथ उसको डिफाइन किया हुआ। अब हम देखते हैं कि एल्गोरिदम स्टार्ट हुआ है, उसके बाद डिसाइड द पिकनिक वेन्यू, डेट एंड टाइम। सबसे पहले आप पिकनिक का वेन्यू, डेट और टाइम डिसाइड करेंगे कि आप कहां जाना चाहते हैं, कब जाना चाहते हैं, कितने बजे जाना चाहते हैं। डिसाइड द पिकनिक एक्टिविटीज, वहां जाके आप क्या क्या करेंगे। रेंट अ व्हीकल टू रीच द वेन्यू एंड कम बैक, आप एक व्हीकल को रेंट करेंगे आने जाने के लिए। उसके बाद गो टू द पिकनिक वेन्यू ऑन द डिसाइडेड डेट, जो आपका डेट और टाइम डिसाइड था आप उस डेट और टाइम पे पिकनिक वेन्यू पे जाएंगे। जो एक्टिविटीज आपने प्लान की वो एग्जीक्यूट करेंगे। कम बैक टू स्कूल इन द रेंटेड व्हीकल, जिस व्हीकल पे आप गए थे उस पे आप वापस आएंगे, और देन स्टॉप। इट इज एन एल्गोरिथम। ये एल्गोरिथम क्या कर रहा है, ये आपका जो प्रॉब्लम था पिकनिक पे जाने वाला उसको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर रहा है कि किस तरह आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए, एल्गोरिथम टू मेक टी, जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इसको। उसके बाद अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन की तरफ आते हैं। इनपुट द लेंथ ऑफ 2 डिफरेंट लाइन सेगमेंट्स एंड चेक
ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इनपुट द लेंथ ऑफ द टू डिफरेंट लाइन सेगमेंट्स एंड चेक वेदर दे आर इक्वल और अनइक्वल, डिस्प्ले द मैसेज अकॉर्डिंगली। क्या आपके पास दो लाइन सेगमेंट्स हैं, आप ये चेक करना चाह रहे हैं कि क्या वो दोनों आपस में इक्वल है या अनइक्वल है, और उसका जो रिजल्ट है उसको अकॉर्डिंगली डिस्प्ले करें। नहीं, हम स्टार्ट करेंगे। स्टेप 1 हमारा स्टार्ट है। इनपुट द लेंथ ऑफ द टू लाइन सेगमेंट एज L1 एंड L2। आप दो वेरिएबल जो है उनको डिफाइन करते हैं L1 एंड L2, और उसमें पुट करते हैं दोनों लाइन सेगमेंट्स की लेंथ। इफ L1 L2 आर इक्वल देन प्रिंट लाइन सेगमेंट आर इक्वल। इफ L1 and L2 are not equal then print line segment are not equal and then stop. As you can see कि इस सिंपल सी भी प्रॉब्लम के लिए एल्गोरिथम स्टेप बाय स्टेप उसको एक्सप्लेन कर रहा है कि आप उसको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। देन यू कैन सी राइट एन एल्गोरिथम टू फाइंड इफ अ नंबर इज ऑड और इवन। आप चेक करना चाह रहे हैं कि कोई नंबर ऑड है या इवन है, तो क्या करेंगे, आप स्टार्ट करेंगे, टेक अ नंबर टू n, आप एक कोई नंबर लेंगे, डिवाइड द नंबर बाय 2 एंड स्टोर द रिमाइंडर इन r। आप उस नंबर को 2 पे डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा उसको r में स्टोर करेंगे। अगर वो रिमाइंडर 0 होगा तो स्टेप 6 पर जाएंगे, प्रिंट n इज इवन, और अगर वो ऑड होगा तो स्टेप 7 पर जाएंगे, दैट इज स्टॉप। तो यू कैन सी कि एक सिंपल सा प्रॉब्लम है कि अगर आप चेक करना चाह रहे हैं कि एक नंबर इवन है या ऑड है, प्रोसेस उसके पीछे क्या, हम उसको 2 पे डिवाइड करते हैं, देखते हैं अगर रिमाइंडर 0 है तो वो इवन है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो वो ऑड है। तो स्टेप बाय स्टेप आप उसको इस तरह लिख सकते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं एल्गोरिथम्स की जो आपको एक्सप्लेन करिए कि आप किस तरह एल्गोरिथम को लिख सकते हैं। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। सिंपल और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में क्या फर्क है? सिंपल प्रॉब्लम वो होती है जो एक सर्टेन सोर्स के साथ, एक सर्टेन इनपुट के साथ आउटपुट आ गए, क्लियर हो, एक ऐसा क्वेश्चन जिसका एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर हो, उसको हम सिंपल प्रॉब्लम कहते हैं। लाइक आपके पास कोई खाने की चीज है, आपने उसको ओवन में रखा, लेकिन आप उसका टाइमर जो है वो रिमेंबर नहीं कर सके, आपने उसको ज्यादा देर के लिए छोड़ दिया, कुछ देर के बाद क्या हुआ कि वो फूड जल गई, तो आपने उसको फेंक दिया। अब उसका सॉल्यूशन प्रॉब्लम का क्या है कि आपने टाइमर सेट नहीं किया था ओवन का, तो सिंपली आप टाइमर सेट करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व। ये एक सिंपल सा प्रॉब्लम है जिसका एक ही सॉल्यूशन है, एक इशू था और उसका वो एक ही सॉल्यूशन बना और आपने उसको सॉल्व कर लिया, तो इसको हम सिंपल प्रॉब्लम कहते हैं। अब अगर हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम की तरफ चले तो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम ऐसी प्रॉब्लम होती है जो एक से ज्यादा सॉल्यूशन के, जिसके पास एक से ज्यादा सॉल्यूशन रखते हो, जिस प्रॉब्लम को एक से ज्यादा तरीकों से सॉल्व किया जा सकता हो। फॉर एग्जांपल अगर आप एक ऑटोनोमस व्हीकल बनाना चाहते हैं, आप एक ऐसी गाड़ी बनाना चाहते हैं जो वर्चुअल रियलिटी को इस्तेमाल करते हुए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करते हुए खुद को ऑटोनोमसली जो है वो मूव करवा सके, तो ये एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। इसके लिए आप देखिए इसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व है। लाइक उस गाड़ी को ये समझना चाहिए कि आगे अगर ऑब्स्टिकल आ जाती तो क्या करना है, उसको ये समझना चाहिए कि अगर आगे कोई लाइव थिंग आ जाए तो क्या करना चाहिए, उसको जो है जीपीएस के थ्रू कोऑर्डिनेट करके देखना होगा कि रास्ता किस तरफ है, फिर उसको अपनी गाड़ी का जो सिस्टम है उसको समझना होगा कि लेफ्ट और राइट कैसे टर्न लेना है। तो ये कॉम्प्लिकेटेड है जिसके अंदर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कई सॉल्यूशंस जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, तो इस तरह की प्रॉब्लम को हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम कहते हैं। ओके जी, अगर एक ही प्रॉब्लम के बहुत सारे सॉल्यूशंस हो, अब कई ऐसी प्रॉब्लम्स होते हैं जिसको आप मुख्तलिफ तरीकों से हल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब हमारे पास एक प्रॉब्लम है जिसमें हम देखना ये चाह रहे हैं कि हमारे पास जो नंबर है वो प्राइम है या नहीं है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है और हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि आइदर इट इज अ प्राइम और नॉट। तो अब देखिए इसके सॉल्यूशंस कितने बनते हैं, जरा गौर से देखिएगा। देखिए हमारा जो पहला सॉल्यूशन है उसमें हम स्टार्ट करते हैं, नंबर को इनपुट के तौर पर लेते हैं, फिर उसके बाद प्रोसेस क्या करते हैं, इफ n is greater than 1 keep on dividing this number with natural numbers start from 2 and ending with n minus 1। हम n कोई नंबर लेते हैं जिसको हम चेक कर रहे हैं कि प्राइम नंबर है या नहीं, फिर हम उसको 2 पर तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक वो n से छोटा
नहीं हो जाता और फिर उसको चेक करेंगे, अगर वो वहां तक आ जाता है तो हम वहां पर जाके इस एल्गोरिथम को स्टॉप कर देंगे। अब सॉल्यूशंस देखिएगा, पहला सॉल्यूशन में हमने क्या डिफाइन किया है, हमने डिफाइन ये किया है कि जो हमारे पास कंडीशन है हम वो क्या अप्लाई कर रहे हैं कि हम उसको n-1 आने तक 2 से डिवाइड करते रहेंगे। ओके, दूसरे में आप देखें, इसमें आप क्या देख रहे हैं, इसमें आप देखें तो हम इसके अंदर n/2 से जब तक नहीं आ जाता तब तक डिवाइड करते जाएंगे। तीसरे में देखें हम तब तक डिवाइड करते जाएंगे जब तक √n नहीं आ जाता। अब तीनों से ही पॉसिबल सॉल्यूशन आ सकता है, बट हम क्या देखते हैं, हम ये देखेंगे कि इन सॉल्यूशंस में से कौन सा सॉल्यूशन ऐसा है जिसमें टाइम कम लगता है, जिसमें एल्गोरिथम के स्टेप्स कम बनेंगे, जो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा। तो उसके बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि हम किस सॉल्यूशन को ऑप्ट करेंगे। हम ये देखेंगे टाइम किस में कम लगेगा, स्टेप्स किस में कम बनेंगे और सिंपलेस्ट कौन सा है, और इन तीन कंडीशंस की बेस पर हम डिसाइड करेंगे कि तीनों में से किस सॉल्यूशन को अडॉप्ट किया जाएगा। तो ऑलवेज रिमेंबर कि अगर किसी प्रॉब्लम के एक से ज्यादा सॉल्यूशंस बन रहे हैं तो हमारे लिए वही सॉल्यूशन परफेक्ट होगा जो टाइम कम ले, जो कॉस्ट इफेक्टिव हो, जो कॉम्प्लेक्स नहीं हो, जो इसके स्टेप्स कम हो, जो इजीली अचीवेबल हो, जो आसान हो, हम उस सॉल्यूशन को अडॉप्ट करेंगे। ओके जी, आगे हम देखते हैं फ्लो चार्ट। तो व्हाट इज अ फ्लो चार्ट? फ्लो चार्ट एक्चुअली विजुअल रिप्रेजेंटेशन है एल्गोरिथम की। जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं कि कंप्यूटर के अंदर किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए हम एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करते हैं जिसको हम एल्गोरिथम कहते हैं। अब उस एल्गोरिथम को अगर हम पिक्टोरिकली कुछ सिंबल्स के साथ कहीं पे दिखाएं, बनाएं, उसको हम फ्लो चार्ट कहते हैं। फ्लो चार्ट एक्चुअली एल्गोरिथम ही है, बट इसको हम विजुअली पिक्टोरिकल वे में कुछ सिंबल्स की मदद से लिखते हैं, इस वजह से इसको हम फ्लो चार्ट कहते हैं। अब इसमें कौन कौन से सिंबल्स यूज होते हैं? फर्स्ट वन इज ओवल। अब ओवल किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? ये रिप्रेजेंट करेगा स्टार्ट और स्टॉप बॉक्स को। जैसे कि हमें पता है कि हर एल्गोरिथम के स्टार्ट में एक स्टार्ट का जो है वो कमांड होगी और लास्ट में एक ही स्टॉप की कमांड होगी। और तो जब हम फ्लो चार्ट बनाएंगे तो इसके लिए हम ओवल शेप को यूज करेंगे। नेक्स्ट वी हैव दिस पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम क्या इंडिकेट करती है? पैरेललोग्राम इंडिकेट करती है इनपुट और आउटपुट बॉक्स को। तो हम जो भी एल्गोरिथम में इनपुट दे रहे हैं या जो भी हमें आउटपुट मिलेगी हम उसको पैरेललोग्राम में लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाती है रेक्टेंगल विच इज यूज्ड बाय प्रोसेस बॉक्स। कि हमारे पास जो भी प्रोसेस को इस्तेमाल करेंगे किसी एल्गोरिथम के अंदर that will be written in the rectangle. Then we have a diamond. Diamond is used for the decision box. जो हम एल्गोरिथम में डिसीजन देंगे वो लिखा जाएगा डिसीजन बॉक्स। उसके बाद एरोज हैं। एरोज या फ्लो की लाइंस को बताएंगे कि वो किस डायरेक्शन में फ्लो चार्ट जो है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। और लास्ट में हमारे पास जो सर्कल है वो एज ए कनेक्टर इस्तेमाल होगा सेक्शंस को आपस में मिलाने के लिए। ओके जी, रूल्स क्या है फ्लो चार्ट को लिखने के? जरा रूल्स भी देख लेते हैं। पहला रूल है जी, देयर कैन बी ओनली वन स्टार्ट वन स्टॉप इन अ फ्लो चार्ट। कि एक फ्लो चार्ट में सिर्फ वन स्टार्ट होगा और वन ऑब्वियसली हम एक ही जगह से उसको स्टार्ट करेंगे और एक जगह पर लाके उसको एंड कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। ओनली वन फ्लो लाइन कैन बी यूज्ड विद द स्टार्ट सिंबल। कि स्टार्ट से सिर्फ एक ही फ्लो लाइन आएगी, दो लाइंस नहीं आएंगी। उसके बाद अब इस लाइन का मतलब कि ये आगे हम जब कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम करेंगे तब आप इसको समझ पाएंगे कि किस तरह जब एक प्रॉब्लम हम प्रोसेस करते हैं तो उसके पॉसिबल 3 सॉल्यूशंस अगर बनते हैं तो वहां से 3 लाइनें निकलेंगी। लेकिन यहां पर वो कह रहा है कि स्टार्ट से हमेशा एक लाइन निकलेगी। ओनली वन फ्लो लाइन कैन कम आउट फ्रॉम अ प्रोसेस सिंबल। कि प्रोसेस सिंबल से भी एक ही लाइन बाहर आ सकती है। उसके बाद ओनली वन फ्लो लाइन कैन एंटर अ डिसीजन सिंबल एंड 2 फ्लो लाइंस कैन कम आउट फ्रॉम इट। कि जो डिसीजन सिंबल है उसमें एक लाइन जा सकती है और 2 निकल सकती हैं, इससे ज्यादा नहीं। क्योंकि डिसीजन हमें या हाँ बताएगा या ना बताएगा। तो एक इनपुट के अगेंस्ट 2 ही डिसीजन हो सकते हैं, हाँ या ना। तो इसलिए 2 लाइन ही सिर्फ एग्जिट हो सकती हैं। उसके बाद द फ्लो लाइन शुड नॉट क्रॉस ईच अदर।
लाइंस आपस में एक दूसरे के क्रॉस नहीं करनी चाहिए। द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ फ्लो चार्ट इज आइदर फ्रॉम टॉप टू बॉटम और फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। दो डायरेक्शन ही सिर्फ यूज हो सकती हैं, फ्रॉम टॉप टू बॉटम या लेफ्ट से राइट। ये दो डायरेक्शंस हैं जो यूज हो सकती हैं फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए एक फ्लो चार्ट के अंदर। ओके जी, एग्जांपल्स देखते हैं। एक सिंपल सी एग्जांपल है। एग्जांपल हमारे पास क्या, हम एक फ्लो चार्ट बनाना चाह रहे हैं जिसमें हम हेलो वर्ल्ड लिखना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। एज यू कैन सी एन ओवल इज यूज्ड फॉर स्टार्ट एंड आल्सो एन ओवल इज यूज्ड फॉर स्टॉप। और ये एक एरो लाइन निकली है स्टार्ट से, ये हमारे पास पैरेललोग्राम है जो प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रही है, और लास्ट में आ गया जी स्टॉप। तो ये हमारे पास एक फ्लो चार्ट है इस एल्गोरिथम का। ओके जी, आगे मूव करते हैं और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अब देखें जी, इसकी तरफ देखते हैं। अब इसमें उन्होंने लिखा ये हुआ है कि ये दो नंबर्स को एंटर करने का, जो दो नंबर हैं जो यूजर ने दिए उनको ऐड करने का एल्गोरिथम है। तो हम स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हमारे पास प्रोसेस है, हम वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे नंबर 1, नंबर 2 और सम का। उसके बाद ये हम इनपुट दे रहे हैं, पैरेललोग्राम के अंदर इनपुट क्या दे रहे हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2। और प्रोसेस हमने क्या किया, उनको हमने सम कर दिया, और फिर हमारे पास आउटपुट क्या आ गई, डिस्प्ले सम, और उसके बाद स्टॉप। यू कैन सी जो प्रोसेस है हमारा वो रेक्टेंगल में है, जो हमारे पास इनपुट और आउटपुट है पैरेललोग्राम में है, और एलिप्स आर इंडिकेटिंग स्टॉप एंड स्टार्ट साइन। ओके जी, फर्दर मूव करते हैं। आगे हमारे पास कुछ और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे यहां पे देखें वही पिकनिक वाली जो हमने एग्जांपल देखी थी, यहां पर आप उसका जो फ्लो चार्ट है वो देख सकते हैं। स्टार्ट, then decide the picnic venue, date and time, decide the picnic activity, rent a vehicle, go to the picnic venue, do the planned activity, come back to school and stop। अब ये जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है एल्गोरिथम की, इसको हम फ्लो चार्ट कहते हैं। ओके, फर्दर मूव करते हैं। हमारे पास एक और एग्जांपल है, चाय बनाने का जो प्रोसेस है उसका भी हमारे पास एक फ्लो चार्ट है। यू कैन सी, यू स्टार्ट, देन बॉयल वाटर इन अ सॉसपैन, और उसके बाद इनपुट आप क्या देंगे, टी और बॉइलिंग वाटर को ऐड करेंगे, शुगर ऐड करेंगे, ये भी आपका इनपुट है, मिल्क ऐड करेंगे, ये भी आपका इनपुट है, बॉयल करेंगे 2 मिनट के लिए, आपका प्रोसेस है, फिल्टर करेंगे, ये भी आपका प्रोसेस है, एंड देन एट द एंड आप उसको स्टॉप करेंगे क्योंकि आपका डिजायर आउटपुट आपके पास आ चुका होगा। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फ्लो चार्ट। ओके जी, मूव करते हैं नेक्स्ट। हमारे पास एक और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम की थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का फ्लो चार्ट है। अब यहां पर जो हमने वहां पर सेकेंडली बात की थी, ये एक डायमंड है जो डिसीजंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए डिसीजन में एक लाइन एंटर हो रही है और यस और नो के हवाले से 2 लाइंस आउट हो रही है। अब क्वेश्चन क्या है, इनपुट द लेंथ ऑफ 2 डिफरेंट लाइन सेगमेंट्स एंड चेक वेदर दे आर इक्वल और नॉट इक्वल। तो हमारे स्टार्ट किया, इनपुट हमने क्या दिया, L1 एंड L2 2 लाइन सेगमेंट है, उनकी लंबाई हमने एज ए इनपुट उसके अंदर डाल दी। उसके बाद डायमंड हमारा डिसीजन क्या है, आइदर L1 इज इक्वल टू L2 या L1 इज नॉट इक्वल टू L2। इफ यस देन प्रिंट लाइन सेगमेंट आर इक्वल, इफ नो then print line segment are not equal। you can see ये हमारी आउटपुट्स हैं, ये हमारा इनपुट था, ये 2 आउटपुट्स हैं, यस है तो ये आउटपुट, नो है तो ये आउटपुट, और उसके बाद हम क्या कर देंगे, इसको स्टॉप कर देंगे। जो वहां पर बात हो रही थी कि डायमंड साइन से सिर्फ एक लाइन एंटर होगी और 2 लाइनें एग्जिट हो सकती हैं। दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ फ्लो चार्ट। ओके जी, ये कुछ एग्जांपल्स थी हमारे पास जो फ्लो चार्ट को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ओके, अब कुछ जो इसके एडवांटेजेस हैं वो ये कि ये सिंपल होता है, पिक्टोरियल वे है एल्गोरिथम का, इसको समझना आसान है, इसके अंदर जो बग्स हैं वो ढूंढने आसान है, फिर उनको डीबग करना आसान है, कोई प्रॉब्लम किसी लेवल पर आ गया उसको इंडिकेट करना और उसको सॉल्व करना आसान है। ओके, अब कंप्यूटेशनल थिंकिंग इन प्रैक्टिस की अगर हम बात करें तो इन प्रैक्टिस जो हमारे पास टर्म इस्तेमाल हो रही है दैट इज थिंकिंग एब्स्ट्रैक्टली। अब थिंकिंग एब्स्ट्रैक्टली का एडवांटेज क्या है, ये हमें प्रेडिक्शन करने में आसान देता है। हम अगर गैर जरूरी चीजों को इग्नोर करके जो
मेन प्रॉब्लम है उस पर फोकस करें, तो वो हमें प्रेडिक्ट करने में आसानी देगा कि इसका पॉसिबल सोल्यूशन क्या हो सकता है। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या है कि ये मार्केट या यूजर के ट्रेंड को, टेक्निकल फैक्टर्स को, इनको प्रेडिक्ट करना चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो प्रेडिक्शंस को कम या ज्यादा या चेंज करने में अमल कर लेते हैं। उसके बाद थिंकिंग अहेड, आगे की सोच है। आगे की सोचना जो प्रोसेस को स्पीड अप कर सकता है, प्रोसेस स्पीड अप हो सकता है, बट ये कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है इंप्लीमेंट करवाना आगे की सोच के, क्योंकि आगे की सोचना एक रैशनल थिंकिंग है, उसके लिए आपको बहुत सारे फैक्टर पे सोचना पड़ेगा, तो उस पर इंप्लीमेंट करना जरा मुश्किल होता है। उसके बाद थिंक प्रोसीजरली, डीकंपोजिशन, जो हमने पहले बात की कि हम बड़े प्रॉब्लम्स को डीकंपोज करते हैं, प्रोसीजरली इसको सोचते हैं, प्रोसीजर में उसको लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये फ्लो चार्ट के जरिए किया जा सकता है, बट ये टोटली पॉसिबल नहीं है। कुछ एक केसेस में, वो आगे हम देखेंगे कि किन किन में पॉसिबल नहीं है। तो उसके बाद आ जाता है थिंकिंग कॉन्करेंटली। ये स्पीड अप तो कर सकता है एट द वेरी इंस्टेंट, आप फौरी डिसीजंस लें चीजों के, तो फौरी डिसीजन लेना स्पीड अप तो कर सकता है, बट बाज़ औक़ात ये प्रोग्राम को डिफिकल्ट भी बना सकता है। अब हम देखते हैं जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं कंप्यूटेशनल थिंकिंग के साथ जो कंप्यूटेशनली सॉल्व करना मुमकिन नहीं, उनके बारे में। सबसे पहले फैक्टरिंग द लार्ज नंबर्स इनटू स्मॉल टाइम, जो बड़े बड़े नंबर्स हैं उनको छोटे टाइम्स में हल करना, ये एक कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम बन जाती है। फॉर एग्जांपल, आपको अगर कहा जाए कि फैक्टरिंग प्रॉब्लम जो है किसी प्राइम फैक्टर के लिए ऑड इंटीजर्स के साथ अगर करें तो ये मुश्किल काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हर टाइम जो एफर्ट है वो इंक्रीज होती जाएगी। क्यों? क्योंकि इनपुट का साइज इंक्रीज होता जा रहा है। तो ये जितनी बार आप प्रोसेस को रिपीट करेंगे वैसे वैसे इनपुट का साइज बढ़ता जाएगा और वैसे वैसे इसका काम जो है वो मुश्किल होता जाएगा। उसके बाद हाल्टिंग प्रॉब्लम है। अब हाल्टिंग प्रॉब्लम क्या कहलाता है? हाल्टिंग प्रॉब्लम में ये होता है कि समटाइम्स ऐसा होता है कि आपका प्रोग्राम अनएक्सपेक्टेडली किसी जगह पर स्टॉप हो जाता है, जब उसको डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिल पाती वो वहां पर रुक जाता है, तो ये एक प्रॉब्लम है। या दूसरी तौर पर अगर ये नहीं रुकता तो ये इनफाइनाइट लूपिंग में चला जाएगा। फॉर एग्जांपल, आपने एक लूप बनाया है जिसका सॉल्यूशन आपकी डिजायर के मुताबिक नहीं है, ना वो आ सकता है, तो वो आपका लूप इनफाइनाइटली मूव करता रहेगा क्योंकि आपका डिजायर्ड सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है या वो उसके अंदर एल्गोरिथम के अंदर शामिल नहीं है। तो वो इनफाइनाइट लूप सिस्टम को बिजी रखेगा, लूप भी नहीं रुकेगा क्योंकि डिजायर्ड आउटपुट नहीं है और सिस्टम भी कंटिन्यूअसली बिजी रहेगा। इसी तरह अगर आपने जो कंडीशनल स्टेटमेंट है या जो कंडीशनल कमांड है वो एक्यूरेटली नहीं लगाई तो सिस्टम जो एल्गोरिथम है वो पूरी तरह से एग्जीक्यूट होने से पहले ही रुक जाएगा। तो ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कंप्यूटेशनल थिंकिंग के साथ एसोसिएट हो जाती हैं। ओके जी, उसके बाद आ जाता है जी सूडो कोड। ये एक बड़ी मजेदार चीज है। सूडो कोड क्या है? जिस तरह हम कमांड्स लिखते हैं एक टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर, स्क्रिप्ट के अंदर कमांड्स लिखते हैं लाइक नंबर 1, नंबर 2, सम, प्रिंट, दिस, लेकिन सूडो कोड के अंदर हम सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर स्ट्रेट फॉरवर्ड जो प्रोसेस है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में सिंपल पैराग्राफ में उसको लिखते हैं, उसको हम सूडो कोड कहते हैं। उसके अंदर कोई टेक्निकल टर्म्स नहीं होती, उसके अंदर कोई ऐसी लंबी चौड़ी या ऐसी टेक्निकल चीजें नहीं होती जो समझना मुश्किल हो। इसके अंदर सिंपल स्टेटमेंट, इफ देन वाली बातें लिख के हम उसको एक्सप्लेन करते हैं अपने प्रॉब्लम को। जैसे इफ देन एल्स वाली चीजें, डू, व्हाइल, फॉर, इनपुट, आउटपुट, इस तरह की सिंपल टर्मिनोलॉजीज को इस्तेमाल करते हुए जो सॉल्यूशन है उसको सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में हम लिख देते हैं, इसको हम सूडो कोड कहते हैं। ओके, सूडो कोड का लिखने का जो प्रोसीजर है वो क्या है? उसमें हम क्या करते हैं? पुट द टास्क इन द प्रॉपर ऑर्डर देन स्टार्ट राइटिंग। सबसे पहले तो आप जो टास्क है उनके ऑर्डर को तरतीब से लिखेंगे और आप उनको प्लेस करेंगे प्रॉपर जो अरेंजमेंट है उसके मुताबिक। स्टार्ट विद द स्टेटमेंट दैट स्टेट्स द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले आप प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है
जो सबसे पहला आपका एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्टिव है आप उसको स्टेट करेंगे। देन यूज द प्रॉपर सेंटेंस केस फॉर ईच टाइप ऑफ वर्ड। प्रॉपर सेंटेंस केस को यूज करते हुए आप प्रॉब्लम के हर स्टेप को लिखेंगे। अप्लाई द प्रॉपर नेमिंग कन्वेंशन, द नेम मस्ट बी क्लियर एंड कंसाइज। आप प्रॉपर नेमिंग करेंगे वही कन्वेंशनल सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। इट शुड बी इजी इनफ फॉर अ लेमैन टू अंडरस्टैंड, कि एक लेमैन के लिए भी, यानी कि सिंपल इंग्लिश में आप इतने सिंपल वर्ड्स इस्तेमाल करें, एक लेमैन जो कोडिंग या कंप्यूटिंग के बारे में नहीं जानता उसको भी वो सारा जो सॉल्यूशन है वो समझ आ सके। राइट एवरीथिंग दैट विल अकर इन द रियल कोड विदाउट एब्स्ट्रैक्शन। आप सब कुछ उसके अंदर एक्सप्लेन करेंगे, हर चीज एक्सप्लेन करेंगे, माइनर से माइनर डिटेल भी उसके अंदर एक्सप्लेन करेंगे विदाउट एनी एब्स्ट्रैक्शन। तो इस तरह से हम एक सूडो कोड को लिख सकते हैं। एग्जांपल हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल हम सम ऑफ टू इंटीजर्स का जो सूडो कोड लिखना चाह रहे हैं कि दो जो नंबर्स हैं उनको ऐड करने के लिए सूडो कोड लिखना चाह रहे हैं। सबसे पहले आप कोई भी टेक्स्ट एडिटर लेंगे। फॉर एग्जांपल हम इसके लिए नोटपैड ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं जी? नोटपैड। नोटपैड एक सिंपल टेक्स्ट ऐप है जो आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस विंडोज के अंदर इजीली मिल जाएगी। आप उसको लेंगे, ये एक प्लेन जो एडिटर है, वर्ड एडिटर है, उसको खोलेंगे, पर्पस ऑफ द प्रोसेस देखेंगे, फिर अपनी ओपनिंग कमांड लिखेंगे, प्रोग्राम लिखना शुरू करेंगे, वेरिएबल सम लिखेंगे, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर एक्सप्लेन करेंगे, उनका रिजल्ट और सम एक्सप्लेन करेंगे और उसको आप इसी तरह कंप्लीट कर देंगे। अब यहां पर ये आपके सामने कंपैरिजन है। ये है जी आपका सूडो कोड सिंपल इंग्लिश के अंदर, और ये है आपका टेक्निकल कोड जो आप कमांड के तौर पर देते हैं, और फिर उसके बाद आप उसको सेव कर देंगे। ओके जी, अब कंडीशन इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। कुछ कंडीशंस भी हम लगाते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर। फॉर एग्जांपल पहली कंडीशन आ जाती है इफ कंडीशन। अब इफ कंडीशन में क्या होता है? इफ कंडीशन का मतलब यह कि आप ऐसी स्टेटमेंट तैयार करते हैं जिसमें आप इफ कंडीशन लगाते हैं कि फॉर अ सर्टेन कंडीशन, अगर फॉर अ सर्टेन सॉल्यूशन, अगर वो सॉल्यूशन ट्रू होता है देन उसको प्रोसीड करें, अदरवाइज इस एल्गोरिथम को वहीं पर स्टॉप करते हैं। इसको कहते हैं इफ कंडीशन, कि इफ अ पर्टिकुलर कंडीशन, अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज ट्रू देन प्रोसीड, उसको आप एग्जीक्यूट करवा दें, अदरवाइज उसको बंद करवा दें। उसके बाद दूसरा इफ एंड देन एल्स। इसमें आप दो सूरत हाल दे देते हैं कि अगर ये हो तो ये होगा, अगर ये हो तो ये होगा। जैसे हमने पीछे देखा कि दो लाइन सेगमेंट है, अगर इक्वल है तो यस लिखो, अगर इक्वल नहीं है तो दूसरी जो कंडीशन है नो वाली वो लिख लो। तो इसमें हम दोनों कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं जो पॉसिबल हो सकती हैं। उसके बाद हमारे पास एक इटरेशन प्रॉब्लम आती है। इसके अंदर हम लूप बनाते हैं। लूप कैसे बनाते हैं? हम एक सर्टेन रिक्वायर्ड रिजल्ट डिफाइन कर देते हैं, एक सर्टेन हमारी रिक्वायरमेंट है हम उसको डिफाइन कर देते हैं और एक लूप बना देते हैं कि जब तक हमारे पास ये रिक्वायर्ड रिजल्ट, ये हमारा डिजायर्ड आउटपुट नहीं आता, सिस्टम या एल्गोरिदम अपने आप को एग्जीक्यूट करता रहेगा। इसको इटरेटिंग प्रोसेस कहते हैं, इसको लूप भी कहते हैं, इटरेटिंग प्रोसेस भी कहते हैं, कि जब तक हमारा डिजायर्ड आउटपुट हमें नहीं मिलता तब तक जो एल्गोरिदम है वो अपने आप को रिपीट करता रहेगा। अब लूप्स की भी दो टाइप्स हैं, फाइनाइट लूप है, इनफाइनाइट लूप है। फाइनाइट लूप के अंदर आप इटरेशन की कितनी बार वो अपने आप को दोहराएगा उसकी टाइम्स को डिफाइन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि 10 बार ये अपने आप को दोहराएगा। अगर 10 बार में ही वो हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट नहीं मिलता, वो 10 बार के बाद ऑटोमेटिकली वो लूप रुक जाएगा और नो का हमें जो आंसर है वो दे देगा। बट दूसरा इनफाइनाइट लूप है, आप उसको तब तक एग्जीक्यूट करने का कहते हैं जब तक कि आपको रिक्वायर्ड रिजल्ट नहीं मिलता, उसको हम इनफाइनाइट लूप कहते हैं। ओके जी, उसके बाद हमारे पास आ जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ नेस्टिंग। कॉन्सेप्ट ऑफ नेस्टिंग में हम क्या करते हैं? हम एक प्रॉब्लम को दूसरी प्रॉब्लम के अंदर रख लेते हैं। किसी बड़ी प्रॉब्लम के अंदर हम छोटी प्रॉब्लम को नेस्ट कर देते हैं ताकि बड़ी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के साथ ही छोटी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए। तो ये अमूमन प्रोग्रामर्स को बहुत हेल्प आउट करता है, जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं वो उनको नेस्टिंग के थ्रू बड़ा इजीली सॉल्व कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप एग्जांपल देख रहे हैं, हमारे पास
3 नंबर्स हैं और हम चेक करना चाह रहे हैं कि उनमें से कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा है। अब चेक करें कि किस तरह प्रोग्रामर जो है वो एक छोटे प्रॉब्लम को दूसरे प्रॉब्लम के अंदर नेस्ट करता है। देखिए जी, हम एल्गोरिथम को स्टार्ट करते हैं। एल्गोरिथम को स्टार्ट करते हैं। डिक्लेयर 3 नंबर्स A, B एंड C जिनको हम चेक करना चाह रहे हैं। रीड द वैल्यू ऑफ ABC, चेक इफ A इज ग्रेटर देन B। पहले हम चेक करें A B से बड़ा है या नहीं। अगर बड़ा है फिर चेक करेंगे क्या A C से भी बड़ा है। अगर बड़ा है तो हम कह देंगे जी A बड़ा है। अगर बड़ा नहीं है तो फिर हम कह देंगे C बड़ा है। अगर C भी बड़ा नहीं फिर हम चेक करेंगे B C से बड़ा है। अगर B C से बड़ा है तो हम उसको B डिक्लेयर करते हैं। अब A B और B C के अंदर C वाला जो प्रॉब्लम है वो नेस्ट कर दिया गया कि A को B से बड़ा तो चेक किया ही जा रहा है, साथ में A को C से बड़ा चेक करना भी नेस्ट कर दिया गया। A B से बड़ा चेक हो रहा है मेन कमांड, बट A C से बड़ा है यानी ये चेक करना भी उसके साथ नेस्ट कर दिया गया, वो उसके साथ ही सॉल्व हो रहा है। और इस तरह छोटे छोटे जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जा सकता है। सो दैट्स इट फॉर द सेशन। अब हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी, फर्स्ट क्वेश्चन इज डेवलपिंग अ स्टेप बाय स्टेप अप्रोच। स्टेप बाय स्टेप अप्रोच फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, इसको हम एल्गोरिथम डिजाइन कहते हैं। स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम को जो प्रॉब्लम सॉल्यूशन का तरीकाकार allows us to take a complex problem, understand what the problem is and develop possible solution। तो इसको हम कंप्यूटेशनल थिंकिंग कहते हैं कि जो हम प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं और उसका क्या पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है, इसको हम कंप्यूटेशनल थिंकिंग कहते हैं। ऑब्जर्विंग पैटर्न्स, ट्रेंड्स एंड रेगुलरिटीज इन डाटा अलोंग विद लुकिंग फॉर सिमिलरिटीज अमंग विद इन द प्रॉब्लम। सिमिलरिटीज को चेक करना, ट्रेंड्स को और उसको सर्च आउट करने की कोशिश करना, इसको पैटर्न रिकॉग्निशन कहते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फोकसिंग ओनली ऑन द इंपॉर्टेंट डिटेल्स व्हाइल इग्नोरिंग द इररिलेवेंट। तो इंपॉर्टेंट डिटेल्स पे फोकस करना, इररिलेवेंट को इग्नोर करना एब्स्ट्रैक्शन कहलाता है। सो राइट आंसर इज एब्स्ट्रैक्शन। नेक्स्ट, समटाइम्स we want to repeat an action again and again which is called iteration। जैसे हम पहले बात कर चुके हैं कि अगर आपका डिजायर्ड सॉल्यूशन नहीं आ रहा, आप प्रोसेस को रिपीट कर रहे हैं, इसको हम इटरेटिंग कहते हैं, इटरेशन कहते हैं। ओके जी, नेक्स्ट मूव करते हैं। देयर कैन बी ओनली वन स्टार्ट एंड डैश स्टॉप। हम पीछे पढ़ चुके हैं कि एक प्रोग्राम के अंदर, एक एल्गोरिथम के अंदर, एक फ्लो चार्ट के अंदर सिर्फ एक स्टार्ट होगा और एक ही स्टॉप होगा। Then the start stop box is represented by, एक स्टार्ट और स्टॉप का जो बॉक्स है वो एक ओवल के जरिए रिप्रेजेंट किया जाता है। The decision box is represented by a diamond। decision एक डायमंड बॉक्स में जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है। The full form of CT is computational thinking। कंप्यूटेशनल थिंकिंग की जो शॉर्ट फॉर्म है वो CT है। डैश इज द प्लेसमेंट ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद इन अदर ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड नेस्टिंग। नेस्टिंग के अंदर हम एक प्रॉब्लम को दूसरी प्रॉब्लम के अंदर रखते हैं। स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर द सेशन। होपफुली सेशन आपके लिए बड़ा मुफीद रहा होगा, आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। किसी क्वेश्चन की सूरत में आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।